वर्ष 1921 में गांधी जी ने लिखा था, हिंदुस्तान अगर प्रेम के सिद्धांत को अपने धर्म के एक सक्रिय अंश के रूप में स्वीकार करे और उसे अपनी राजनीति में शामिल करे तो स्वराज्य स्वर्ग से हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा। नमस्कार, कहानीमाला चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गांधी जी द्वारा लिखित हिंद स्वराज का अंतिम और भाग 4। शीर्षक 17, सत्याग्रह आत्मबल। पाठक, आप जिस सत्याग्रह या आत्मबल की बात करते हैं उसका इतिहास में कोई प्रमाण है? आज तक दुनिया का एक भी राष्ट्र इस बल से ऊपर चढ़ा हो ऐसा देखने में नहीं आता। मारकाट के बिना बुरे लोग सीधे रहेंगे ही नहीं, ऐसा विश्वास अभी भी मेरे मन में बना हुआ है। संपादक। कवि तुलसीदास ने लिखा है, दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। मुझे तो यह वाक्य शास्त्र वचन जैसा लगता है। जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, उतना ही भरोसा मुझे ऊपर के वचन पर है। दया बल आत्मबल है, सत्याग्रह है, और इस बल के प्रमाण पग पग पर दिखाई देते हैं। अगर यह बल नहीं होता तो पृथ्वी रसातल में पहुंच गई होती। लेकिन आप तो इतिहास का प्रमाण चाहते हैं, इसके लिए हमें इतिहास का अर्थ जानना होगा। इतिहास का शब्दार्थ है ऐसा हो गया। ऐसा अर्थ करें तो आपको सत्याग्रह के कई प्रमाण दिए जा सकेंगे। इतिहास जिस अंग्रेजी शब्द का तर्जुमा है और जिस शब्द का अर्थ बादशाहों या राजाओं की तारीख होता है, उसका अर्थ लेने से सत्याग्रह का प्रमाण नहीं मिल सकता। जस्ते की खान में आप अगर चांदी ढूंढने जाएं तो वह कैसे मिलेगी? हिस्ट्री में दुनिया के कोलाहल की ही कहानी मिलेगी। इसलिए गोरे लोगों में कहावत है कि जिस राष्ट्र की हिस्ट्री नहीं है वह राष्ट्र सुखी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे खून करते थे, कैसे बैर रखते थे, यह सब हिस्ट्री में मिलता है। अगर यही इतिहास होता, अगर इतना ही हुआ होता, तब तो यह दुनिया कब की डूब गई होती। अगर दुनिया की कथा लड़ाई से शुरू हुई होती तो आज एक भी आदमी जिंदा नहीं रहता। जो प्रजा लड़ाई का ही भोग बन गई उसकी ऐसी ही दशा हुई है। ऑस्ट्रेलिया के हबशी लोगों का नामो निशान मिट गया है। ऑस्ट्रेलिया के गोरों ने उनमें से शायद ही किसी को जीने दिया है। जिनकी जड़ ही खत्म हो गई वे लोग सत्याग्रही नहीं थे। जो जिंदा रहेंगे वे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के गोरे लोगों के भी यही हाल होंगे। जो तलवार चलाते हैं उनकी मौत तलवार से ही होती है। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि तैराक की मौत पानी में। दुनिया में इतने लोग आज भी जिंदा हैं, यह बताता है कि दुनिया का आधार हथियार बल पर नहीं है, परंतु सत्य, दया या आत्मबल पर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि दुनिया लड़ाई के हंगामों के बावजूद टिकी हुई है। इसलिए लड़ाई के बल के बजाय दूसरा ही बल उसका आधार है। हजारों बल्कि लाखों लोग प्रेम के बस रहकर अपना जीवन बसर करते हैं। करोड़ों कुटुंबों का क्लेश प्रेम की भावना में समा जाता है, डूब जाता है। सैकड़ों राष्ट्र मेलजोल से रहे हैं। इसको हिस्ट्री नोट नहीं करती, हिस्ट्री कर भी नहीं सकती। जब इस दया की, प्रेम की और सत्य की धारा रुकती है, टूटती है, तभी इतिहास में वह लिखा जाता है। एक कुटुंब के 2 भाई लड़े, इसमें एक ने दूसरे के खिलाफ सत्याग्रह का बल काम में लिया। दोनों फिर से मिलजुल कर रहने लगे। इसका नोट कौन लेता है? अगर दोनों भाइयों में वकीलों की मदद से या दूसरे कारणों से वैर भाव बढ़ता और वे हथियारों या अदालतों के जरिए लड़ते तो उनके नाम अखबारों में छपते, अड़ोस पड़ोस के लोग जानते और शायद इतिहास में भी लिखे जाते। जो बात कुटुंबों, जमातों और इतिहास के बारे में सच है वही राष्ट्रों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। कुटुंब के लिए एक कानून और राष्ट्र के लिए दूसरा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। हिस्ट्री अस्वाभाविक बातों को दर्ज करती है। सत्याग्रह स्वाभाविक है, इसलिए उसे दर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। पाठक,
आपके कहे मुताबिक तो यही समझ में आता है कि सत्याग्रह की मिसालें इतिहास में नहीं लिखी जा सकती। इस सत्याग्रह को ज़्यादा समझने की जरूरत है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे ज़्यादा साफ शब्दों में कहेंगे तो अच्छा होगा। संपादक, सत्याग्रह या आत्मबल को अंग्रेजी में पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिन लोगों ने अपने अधिकार पाने के लिए खुद दुख सहन किया था, उनके दुख सहने के ढंग के लिए यह शब्द बरता गया है। उसका ध्येय लड़ाई के ध्येय से उल्टा है। जब मुझे कोई काम पसंद न आए और वह काम मैं न करूं, तो उसमें मैं सत्याग्रह या आत्मबल का प्रयोग करता हूं। मिसाल के तौर पर, मुझे लागू होने वाला कोई कानून सरकार ने पास किया, वह कानून मुझे पसंद नहीं है। अब अगर मैं सरकार पर हमला करके यह कानून रद्द करवाता हूं, तो कहा जाएगा कि मैंने बल का उपयोग किया। अगर मैं उस कानून को मंजूर ही न करूं, जो उस कारण से होने वाली सजा भुगत लूं, तो कहा जाएगा कि मैंने आत्मबल या सत्याग्रह से काम लिया। सत्याग्रह में मैं अपना ही बलिदान देता हूं। यह तो सब कोई कहेंगे कि दूसरों का भोग बलिदान लेने से अपना भोग देना ज्यादा अच्छा है। इसके सिवाय सत्याग्रह से लड़ते हुए अगर लड़ाई गलत ठहरी, तो सिर्फ लड़ाई छेड़ने वाला ही दुख भोगता है, यानी अपनी भूल की सजा वह खुद भोगता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें लोग गलती से शामिल हुए थे। कोई भी आदमी दावे से यह नहीं कह सकता कि फला काम खराब ही है, लेकिन जिसे वह खराब लगता उसके लिए तो वह खराब ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर उसे वह काम नहीं करना चाहिए और उसके लिए दुख भोगना, कष्ट सहन करना चाहिए। यही सत्याग्रह की पूंजी है। पाठक, तब तो आप कानून के खिलाफ होते हैं। यह बेवफाई कही जाएगी। हमारी गिनती हमेशा कानून को मानने वाली प्रजा में होती है। आप तो एक्सट्रीमिस्ट से भी आगे बढ़ते दिखते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहता है कि जो कानून बन चुके हैं उन्हें तो मानना ही चाहिए, लेकिन कानून खराब हों तो उनके बनाने वालों को मारकर भगा देना चाहिए। संपादक, मैं आगे बढ़ता हूं या पीछे रहता हूं, इसकी परवाह न आपको होनी चाहिए न मुझे। हम तो जो अच्छा है उसे खोजना चाहते हैं और उसके मुताबिक बरतना चाहते हैं। हम कानून को मानने वाली प्रजा हैं। इसका सही अर्थ तो यह है कि हम सत्याग्रही प्रजा हैं। कानून जब पसंद न आए, तब हम कानून बनाने वालों का सिर नहीं तोड़ते, बल्कि उन्हें रद्द करने के लिए खुद उपवास करते हैं, खुद दुख उठाते हैं। हमें अच्छे या बुरे कानून को मानना चाहिए, ऐसा अर्थ तो आजकल का है। पहले ऐसा नहीं था। तब चाहे जिस कानून को लोग तोड़ते थे और उसकी सजा भोगते थे। कानून हमें पसंद न हो तो भी उनके मुताबिक चलना चाहिए। यह सिखावन मर्दानगी के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है और गुलामी की हद है। सरकार तो कहेगी कि हम उसके सामने नंगे होकर नाचें, तो क्या हम नाचेंगे? अगर मैं सत्याग्रही हूं तो सरकार से कहूंगा, यह कानून आप अपने घर में रखिए, मैं न तो आपके सामने नंगा होने वाला हूं और न नाचने वाला हूं। लेकिन हम ऐसे असत्याग्रही हो गए हैं कि सरकार के जुल्म के सामने झुककर नंगे होकर नाचने से भी ज्यादा नीच काम करते हैं। जिस आदमी में सच्ची इंसानियत है, जो खुद से ही डरता है, वह और किसी से नहीं डरेगा। दूसरों के बनाए हुए कानून उसके लिए बंधन कारक नहीं होते। बेचारी सरकार भी नहीं कहती कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। वह कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा होगी। हम अपनी अधम दशा के कारण मान लेते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, यह हमारा फर्ज है या हमारा धर्म है। अगर लोग एक बार सीख लें कि जो कानून हमें अन्यायी मालूम हो उसे मानना नामर्दी है, तो हमें किसी का भी जुल्म बांध नहीं सकता। यही स्वराज्य की कुंजी है। ज्यादा लोग जो कहें उसे थोड़े लोगों को मान लेना चाहिए, यह तो अनिश्वरी बात है, एक वहम है। ऐसी हजारों मिसालें मिलेंगी जिनमें बहुतों ने जो कहा वह गलत निकला हो और थोड़े लोगों ने जो कहा
वह सही निकला हो। सारे सुधार बहुत से लोगों के खिलाफ जाकर कुछ लोगों ने ही दाखिल कराए हैं। ठगों के गांव में अगर बहुत से लोग यह कहें कि ठग विद्या सीखनी ही चाहिए, तो क्या कोई साधु ठग बन जाएगा? हरगिज नहीं। अन्यायी कानून को मानना चाहिए, यह वहम जब तक दूर नहीं होता तब तक हमारी गुलामी जाने वाली नहीं है। और इस वहम को सिर्फ सत्याग्रही ही दूर कर सकता है। शरीर बल का उपयोग करना, गोला बारूद काम में लाना हमारे सत्याग्रह के कानून के खिलाफ है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें जो पसंद है वह दूसरे आदमी से हम जबरन करवाना चाहते हैं। अगर यह सही हो तो फिर वह सामने वाला आदमी भी अपनी पसंद का काम हमसे करवाने के लिए हम पर गोला बारूद चलाने का हकदार है। इस तरह तो हम कभी एक राय पर पहुंचेंगे ही नहीं। कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर भले ही हम मान लें कि हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दरअसल तो बैल की तरह हम गोल गोल चक्कर ही काटते रहते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो कानून खुद को नापसंद है उसे मानने के लिए आदमी बंधा हुआ नहीं है, उन्हें तो सत्याग्रह को ही सही साधन मानना चाहिए, वरना बड़ा विकट नतीजा आएगा। पाठक, आप जो कहते हैं उस पर से मुझे लगता है कि सत्याग्रह कमजोर आदमियों के लिए काफी काम का है, लेकिन जब वे बलवान बन जाएं तब तो उन्हें तोप ही चलाना चाहिए। संपादक, यह तो आपने बड़े अज्ञान की बात कही। सत्याग्रह सबसे बड़ा सर्वोपरि बल है। वह जब तोप बल से ज्यादा काम करता है तो फिर कमजोरों का हथियार कैसे माना जाएगा? सत्याग्रह के लिए जो हिम्मत और बहादुरी चाहिए वह तोप का बल रखने वाले के पास हो ही नहीं सकती। क्या आप यह मानते हैं कि डरपोक और कमजोर आदमी नापसंद कानून को तोड़ सकेगा? एक्सट्रीमिस्ट तोप बल पशु बल के हिमायती हैं। वे क्यों कानून को मानने की बात कर रहे हैं? मैं उनका दोष नहीं निकालता। वे दूसरी कोई बात कर ही नहीं सकते। वे खुद जब अंग्रेजों को मारकर राज्य करेंगे तब आपसे और हमसे जबरन कानून मनवाना चाहेंगे। उनके तरीके के लिए यह कहना ठीक है, लेकिन सत्याग्रही तो कहेगा कि जो कानून उसे पसंद नहीं है उन्हें वह स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे उसे तोप के मुंह पर बांधकर उसकी धज्जियां क्यों न उड़ा दी जाएं। आप क्या मानते हैं, तोप चलाकर सैकड़ों को मारने में हिम्मत की जरूरत है या हंसते हंसते तोप के मुंह पर बंद कर धज्जियां उड़ने देने में हिम्मत की जरूरत है? खुद मौत को हथेली में रखकर जो चलता फिरता है वह रणवीर है, या दूसरे की मौत को अपने हाथ में रखता है वह रणवीर है? यह निश्चित मानिए कि नामर्द आदमी घड़ी भर के लिए भी सत्याग्रही रह सकता है। हां, यह सही है कि शरीर से जो दुबला हो वह भी सत्याग्रही हो सकता है। एक आदमी भी सत्याग्रही हो सकता है और लाखों लोग भी हो सकते हैं। मर्द भी सत्याग्रही हो सकता है, औरत भी हो सकती है। उसे अपना लश्कर तैयार करने की जरूरत नहीं रहती। उसे पहलवानों की कुश्ती सीखने की जरूरत नहीं रहती। उसने अपने मन को काबू में किया कि फिर वह वनराज सिंह की तरह गर्जना कर सकता है, और जो उसके दुश्मन बन बैठे हैं उनके दिल इस गर्जना से फट जाते हैं। सत्याग्रह ऐसी तलवार है जिसके दोनों ओर धार है। उसे चाहे जैसे काम में लिया जा सकता है। जो उसे चलाता है और जिस पर वह चलाई जाती है वे दोनों सुखी होते हैं। वह खून नहीं निकालती, लेकिन उससे भी बड़ा परिणाम ला सकती है। उसको जंग नहीं लग सकती, उसे कोई चुरा कर ले नहीं जा सकता। अगर सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही के साथ होड़ में उतरता है तो उसमें उसे थकान लगती ही नहीं। सत्याग्रही की तलवार को मयान की जरूरत नहीं रहती, उसे कोई छीन नहीं सकता। फिर भी सत्याग्रह को आप कमजोरों का हथियार माने तब तो उसे अंधेर ही कहा जाएगा। पाठक, आपने कहा कि वह हिंदुस्तान का खास हथियार है, तो क्या हिंदुस्तान में तोप के बल का कभी उपयोग नहीं हुआ है? संपादक, आप हिंदुस्तान का अर्थ मुट्ठी भर राजा करते हैं। मेरे मन तो हिंदुस्तान का अर्थ वे करोड़ों किसान हैं जिनके सारे राजा और हम सब जी रहे हैं। राजा तो हथियार काम में लाएंगे ही, उनका वह रिवाज ही हो गया है। उन्हें हुक्म चलाना है, लेकिन हुक्म मानने वाले को तोप की जरूरत नहीं है। दुनिया के ज्यादातर लोग हुक्म मानने वाले हैं।
उन्हें या तो तोप बल या सत्याग्रह का बल सिखाना चाहिए। जब वे तोप बल सीखते हैं वहां राजा प्रजा दोनों पागल जैसे हो जाते हैं। जहां हुक्म मानने वालों ने सत्याग्रह करना सीखा है वहां राजा का जुल्म उसकी 3 गज की तलवार से आगे नहीं जा सकता, और हुक्म मानने वालों ने अन्यायी हुक्म की परवाह भी नहीं की है। किसान किसी के तलवार बल के बस न तो कभी हुए हैं और न होंगे। वे तलवार चलाना नहीं जानते, न किसी की तलवार से वे डरते हैं। वे मौत को हमेशा अपना तकिया बनाकर सोने वाली महान प्रजा हैं। उन्होंने मौत का डर छोड़ दिया है, इसलिए सबका डर छोड़ दिया है। यहां मैं कुछ बढ़ा चढ़ाकर तस्वीर खींचता हूं, यह ठीक है, लेकिन हम जो तलवार के बल से चकित हो गए हैं उनके लिए यह कुछ ज्यादा नहीं है। बात यह है कि किसी ने, प्रजा मंडलों ने अपने और राज्य के कारोबार में सत्याग्रह को काम में लिया है। जब राजा जुल्म करता है तब प्रजा रूठती है, यह सत्याग्रह ही है। मुझे याद है कि एक रियासत में रैयत को अमुक हुक्म पसंद नहीं आया, इसलिए रैयत ने हिजरत करना, गांव खाली करना शुरू कर दिया। राजा घबराए, उन्होंने रैयत से माफी मांगी और हुक्म वापस ले लिया। ऐसी मिसालें तो बहुत मिल सकती हैं, लेकिन वे ज्यादातर भारत भूमि की ही उपज होंगी। ऐसी रैयत जहां है वही स्वराज्य है, इसके बिना स्वराज्य कुराज्य है। पाठक, तो क्या आप यह कहेंगे कि शरीर को कसने की जरूरत ही नहीं है? संपादक, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। शरीर को कसे बिना सत्याग्रही होना मुश्किल है। अक्सर जिस शरीर को गलत लड़ाकर या सहलाकर कमजोर बना दिया गया है उनमें रहने वाला मन भी कमजोर होता है, और जहां मन का बल नहीं है वहां आत्मबल कैसे हो सकता है? हमें बाल विवाह वगैरह के कुरिवाज को और देश आराम की बुराई को छोड़ शरीर को कसना ही होगा। अगर मैं मरियल और कमजोर आदमी को यकायक तोप के मुंह पर खड़ा हो जाने के लिए कहूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। पाठक, आपके कहने से तो ऐसा लगता है कि सत्याग्रही होना मामूली बात नहीं है, और अगर ऐसा है तो कोई आदमी सत्याग्रही कैसे बन सकता है, यह आपको समझाना होगा। संपादक, सत्याग्रही होना आसान है, लेकिन जितना वह आसान है उतना ही मुश्किल भी है। 14 बरस का एक लड़का सत्याग्रही हुआ है, यह मेरे अनुभव की बात है। रोगी आदमी सत्याग्रही हुए हैं, यह भी मैंने देखा है। मैंने यह भी देखा है कि जो लोग शरीर से बलवान थे और दूसरी बातों में भी सुखी थे वे सत्याग्रही नहीं हो सके। अनुभव से मैं देखता हूं कि जो देश के भले के लिए सत्याग्रही होना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गरीबी अपनानी चाहिए, सत्य का पालन तो करना ही चाहिए और हर हालत में अभय बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक महान व्रत है जिसके बिना मन मजबूत नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से मनुष्य वीर्यवान नहीं रहता, ना मर्द और कमजोर हो जाता है। जिसका मन विषय में भटकता है वह क्या शेर मारेगा? यह बात अनगिनत मिसालों से साबित की जा सकती है। तब सवाल यह उठता है कि घर संसारी को क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा सवाल उठने की कोई जरूरत नहीं। घर संसारी ने जो संग किया, स्त्री की सोबत की, वह विषय भोग नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहेगा। संतान पैदा करने के लिए ही अपनी स्त्री का संग करने की बात कही गई है, और सत्याग्रही को संतान पैदा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसलिए संसारी होने पर भी वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। यह बात ज्यादा खोलकर लिखने की जरूरत नहीं। स्त्री का क्या विचार है, यह सब कैसे हो सकता है, ऐसे विचार मन में पैदा होते हैं। फिर भी जिसे महान कार्यों में हिस्सा लेना है उसे तो ऐसे सवालों का हल ढूंढना ही होगा। जैसे ब्रह्मचर्य की जरूरत है वैसे ही गरीबी को अपनाने की भी जरूरत है। पैसे का लोभ और सत्याग्रह का सेवन पालन दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि जिसके पास पैसा है वह उसे फेंक दे। फिर भी पैसे के बारे में लापरवाह रहने की जरूरत है। सत्याग्रह का सेवन करते हुए अगर पैसा चला जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जो सत्य का सेवन नहीं करता वह सत्य का बल, सत्य की ताकत कैसे दिखा सकेगा? इसलिए सत्य की तो पूरी पूरी जरूरत रहेगी ही। बड़े से बड़ा नुकसान होने पर भी
सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता। सत्य के लिए कुछ छिपाने को होता ही नहीं, इसलिए सत्याग्रही के लिए छिपी सेना की जरूरत नहीं होती। जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए या नहीं, ऐसा सवाल यहां मन में नहीं उठाना चाहिए। जिसे झूठ का बचाव करना है वही ऐसे बेकार सवाल उठाता है। जिसे सत्य की राह लेनी है उसके सामने ऐसे धर्म संकट कभी आते ही नहीं। ऐसी मुश्किल हालात में आ पड़े तो कभी सत्यवादी उसमें से उबर जाता है। अभय के बिना तो सत्याग्रही की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। अभय संपूर्ण और सब बातों के लिए होना चाहिए। जमीन जायदाद का, झूठी इज्जत का, सगे संबंधियों का, राज दरबार का, शरीर को पहुंचने वाली चोटों का और मरण का अभय हो, तभी सत्याग्रह का पालन हो सकता है। यह सब करना मुश्किल है, ऐसा मानकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जो सिर पर पड़ता है उसे सह लेने की शक्ति कुदरत ने हर मनुष्य को दी है। जिसे देश सेवा न करनी हो उसे भी ऐसे गुणों का सेवन करना चाहिए। इसके सिवाय हम यह भी समझ सकते हैं कि जिसे हथियार बल पाना होगा उसे भी इन बातों की जरूरत रहेगी। रणवीर होना कोई ऐसी बात नहीं कि किसी ने इच्छा की और तुरंत रणवीर हो गया। योद्धा को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, भिखारी बनना होगा। रण में जिसके भीतर अभय न हो वह लड़ नहीं सकता। उसे सत्यव्रत का पालन करने की उतनी जरूरत नहीं है, ऐसा शायद किसी को लगे। लेकिन जहां अभय है वहां सत्य कुदरती तौर पर रहता ही है। मनुष्य जब सत्य को छोड़ता है तब किसी तरह के भय के कारण ही छोड़ता है। इसलिए इन चार गुणों से डर जाने का कोई कारण नहीं है। फिर तलवारबाज को और कुछ बेकार कोशिशें करनी पड़ती हैं जो सत्याग्रही को नहीं करनी पड़ती। तलवारबाज को जो दूसरी कोशिशें करनी पड़ती हैं उसका कारण भय है। अगर उसमें पूरी निडरता आ जाए तो उसी पल उसके हाथ से तलवार गिर जाएगी। फिर उसे तलवार के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं है उसे तलवार की जरूरत ही नहीं है। सिंह के सामने आने वाले एक आदमी की लाठी अपने आप उठ गई। उसने देखा कि अभय का पाठ उसने सिर्फ जबानी ही किया था। उसने लाठी छोड़ी और वह निर्भय निडर बना। शीर्षक 18 शिक्षा। पाठक, आपने इतना सारा कहा परंतु उसमें कहीं भी शिक्षा तालीम की जरूरत तो बताई ही नहीं। हम शिक्षा की कमी की हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लाजमी तालीम देने का आंदोलन हम सारे देश में देखते हैं। महाराजा गायकवाड़ ने लाजमी शिक्षा शुरू की है, उसकी ओर सबका ध्यान गया है। हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। यह सारी कोशिश क्या बेकार की समझनी चाहिए? संपादक, अगर हम अपनी सभ्यता को सबसे अच्छी मानते हैं तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वह कोशिश ज्यादातर बेकार ही है। महाराजा साहब और हमारे दूसरे धुरंधर नेता सबको तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें उनका हेतु निर्मल है, इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिए। लेकिन उनके हेतु का जो नतीजा आने की संभावना है उसे हम छिपा नहीं सकते। शिक्षा तालीम का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही है तो वह तो एक साधन जैसी ही हुई। उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। इस एक शास्त्र से चीरफाड़ करके बीमारी को अच्छा किया जा सकता है और वही शास्त्र किसी की जान लेने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। अक्षर ज्ञान का भी ऐसा ही है। बहुत से लोग उसका बुरा उपयोग करते हैं, यह तो हम देखते ही हैं। उसका अच्छा उपयोग प्रमाण में कम ही लोग करते हैं। यह बात अगर ठीक है तो इससे यह साबित होता है कि अक्षर ज्ञान से दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है। शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है। लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है, उसे मामूली तौर पर दुनियावी ज्ञान है। अपने माँ बाप के साथ कैसे बरतना, अपनी स्त्री के साथ कैसे बरतना, बच्चों से कैसे पेश आना, जिस देहात में वह बसा हुआ है वहाँ उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, इन सब का उसे काफ़ी ज्ञान है। वह नीति के नियम समझता है,
और उनका पालन करता है, लेकिन वह अपने दस्तखत करना नहीं जानता, इस आदमी को आप अक्षर ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में आप कौन सी बढ़ती करेंगे? क्या उसकी झोपड़ी या उसकी हालात के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा करना चाहते हैं? ऐसा करना हो तो भी उसे अक्षर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पश्चिम के असर के नीचे आकर हमने यह बात चलाई कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम आगे पीछे की बात सोचते ही नहीं। अब ऊंची शिक्षा को लें। मैं भूगोल विद्या सीखा, खगोल विद्या सीखा, बीज गणित भी मुझे आ गया, रेखा गणित का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, भूगर्भ विद्या को भी मैं पी गया, लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने वह ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान ने शिक्षा के बारे में यूं कहा है, हक्सली कहते हैं, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके वश में रहता है। उसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शांत, शुद्ध और न्यायदर्शी है। उसने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, जिसके मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है। ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। अगर यही सच्ची शिक्षा हो तो मैं कसम खाकर कहूंगा कि ऊपर जो शास्त्र मैंने गिनाए हैं उनका उपयोग मेरे शरीर या मेरी इंद्रियों को वश में करने के लिए मुझे नहीं करना पड़ा। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को लीजिए या ऊंची शिक्षा को लीजिए, उसका उपयोग मुख्य बात में नहीं होता। उससे हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। पाठक, अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं वह किसकी बदौलत कह रहे हैं? अगर आपने अक्षर ज्ञान और ऊंची शिक्षा नहीं पाई होती तो ये सब बातें आप मुझे कैसे समझा पाते? संपादक, आपने अच्छी सुनाई, लेकिन आपके सवाल का मेरा जवाब भी सीधा ही है। अगर मैंने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता। अब ये बातें कहकर मैं उपयोगी बनने की इच्छा रखता हूं। ऐसा करते हुए जो कुछ मैंने पढ़ा उसे मैं काम में लाता हूं, और उसका उपयोग, अगर वह उपयोग हो तो मैं अपने करोड़ों भाइयों के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ आप जैसे पढ़े लिखों के लिए ही कर सकता हूं। इससे भी मेरी ही बात का समर्थन होता है। मैं और आप दोनों गलत शिक्षा के पंजे में फंस गए थे, उसमें से मैं अपने को मुक्त हुआ मानता हूं। अब वह अनुभव मैं आपको देखता हूं और उसे देते समय ली हुई शिक्षा का उपयोग करके उसमें रही सड़न में आपको दिखाता हूं। इसके सिवाय आपने जो बात मुझे सुनाई उसमें आप गलती खा गई, क्योंकि मैंने अक्षर ज्ञान को बुरा नहीं कहा है। मैंने तो इतना ही कहा है कि उस ज्ञान की हमें मूर्ति की तरह पूजा नहीं करनी चाहिए। वह हमारी कामधेनु नहीं है। वह अपनी जगह पर शोभा दे सकता है, और वह जगह यह है जब मैंने और आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जब हमने नीति की नींव मजबूत बना ली हो, तब अगर हमें अक्षर ज्ञान पाने की इच्छा हो तो उसे पाकर हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वह शिक्षा आभूषण के रूप में अच्छी लग सकती है, लेकिन अक्षर ज्ञान का अगर आभूषण के तौर पर ही उपयोग हो तो ऐसी शिक्षा को लाजमी करने की हमें जरूरत नहीं। हमारे पुराने स्कूल ही काफी हैं। वहां नीति को पहला स्थान दिया जाता है। वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है। उस पर हम जो इमारत खड़ी करेंगे वह टिक सकेगी। पाठक, तब क्या मेरा यह समझना ठीक है कि आप स्वराज्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं मानते? संपादक, मेरा जवाब हां और नहीं दोनों है। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी।
उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता, लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है। यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं। जिस शिक्षा को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है वह हमारा श्रृंगार बनती है, यह जानने लायक है। उन्हीं के विद्वान कहते हैं कि उसमें यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है। वे जिसे भूल से गए हैं उसी से हम अपने अज्ञान के कारण चिपके रहते हैं। उनमें अपनी अपनी भाषा की उन्नति करने की कोशिश चल रही है। वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा सा परगना है, उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है। ऐसी भाषा का जब जीर्णोद्धार हो रहा है, वेल्स के सच्चे वेल्स भाषा में ही बोलें, ऐसी कोशिश वहां चल रही है। वेल्स के बच्चे वेल्स भाषा में ही बोलें, ऐसी कोशिश वहां चल रही है। इसमें इंग्लैंड के खजांची लॉर्ड जॉर्ज बड़ा हिस्सा लेते हैं। और हमारी दशा कैसी है? हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं तब गलत अंग्रेजी में लिखते हैं। एक साधारण एमए पास आदमी भी ऐसी गलत अंग्रेजी से बचा नहीं होता। हमारे अच्छे से अच्छे विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेजी। हमारी कांग्रेस का कारोबार भी अंग्रेजी में चलता है। अगर ऐसा लंबे समय तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका शाप हमारी आत्मा को लगेगा। आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, जुल्म वगैरह बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। अब अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो उसका हम पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा ही हम अदा करते हैं। यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहिए। बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा में बोल ही नहीं सकता, दूसरे आदमी को मेरे लिए तर्जुमा कर देना चाहिए। यह कुछ कम दम्भ है? यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? इसमें मैं अंग्रेजों का दोष निकालूं या अपना? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगी बल्कि हम पर पड़ेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरा जवाब हां और ना दोनों है। हां कैसे, सो मैंने आपको समझाया। अब ना कैसे यह बताता हूं। हम सभ्यता के रोग में ऐसे फंस गए हैं कि अंग्रेजी शिक्षा बिल्कुल लिए बिना अपना काम चला सके ऐसा समय अब नहीं रहा। जिसने वह शिक्षा पाई है वह उसका अच्छा उपयोग करे। अंग्रेजों के साथ के व्यवहार में, ऐसे हिंदुस्तानियों के साथ के व्यवहार में जिनकी भाषा हम समझ न सकते हों, और अंग्रेज खुद अपनी सभ्यता से कैसे परेशान हो गए हैं, यह समझने के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाए। जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं उनकी संतानों को पहले तो नीति सीखनी चाहिए, उनकी मातृभाषा सिखानी चाहिए और हिंदुस्तान की एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। बालक जब पुख्ता उम्र के हो जाएं तब भले ही वे अंग्रेजी शिक्षा पाएं, और वह भी उसे मिटाने के इरादे से, न कि उसके जरिए पैसे कमाने के इरादे से। ऐसा करते हुए भी हमें यह सोचना होगा कि अंग्रेजी में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, यह भी हमें सीखना होगा। थोड़ा विचार करने से हमारी समझ में आ जाएगा कि अगर अंग्रेजी डिग्री लेना हम बंद कर दें तो अंग्रेज हाकिम चौंकेंगे। पाठक, तब कैसे शिक्षा दी जाए? संपादक, इसका जवाब ऊपर कुछ हद तक आ गया है, फिर भी इस सवाल पर हम और विचार करें। मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल, शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए इसके क्या मानी है, इसे ज़्यादा समझाने का यह स्थान नहीं है। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दंभ और वहम हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों को, पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए।
उत्तरी और पश्चिमी हिंदुस्तान के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों के संबंध ठीक रहें, इसलिए बहुत से हिंदुस्तानियों का इन दोनों लिपियों को जान लेना जरूरी है। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे। और यह सब किसके लिए जरूरी है? हम जो गुलाम बन गए हैं उनके लिए। हमारी गुलामी की वजह से देश की प्रजा गुलाम बनी है। अगर हम गुलामी से छूट जाएं तो प्रजा तो छूट ही जाएगी। पाठक, आपने जो धर्म की शिक्षा की बात कही वह बड़ी कठिन है। संपादक, फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हिंदुस्तान कभी नास्तिक नहीं बनेगा। हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक फल फूल नहीं सकते। बेशक यह काम मुश्किल है। धर्म की शिक्षा का ख्याल करते ही सिर चकराने लगता है, लेकिन धर्म के आचार्य दंभी और स्वार्थी मालूम होते हैं। उनके पास पहुंचकर हमें नम्र भाषा से उन्हें समझाना होगा। उसकी कुंजी मुल्लों, दस्तूरों और ब्राह्मणों के हाथ में है, लेकिन उनमें अगर सद्बुद्धि पैदा न हो तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हम में जो जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग करके हम लोगों को नीति की शिक्षा दे सकते हैं। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। हिंदुस्तानी सागर के किनारे पर ही मैल जमा है। उस मैल से जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ होना है। हम लोग ऐसे ही हैं जो खुद ही बहुत कुछ साफ हो सकते हैं। मेरी यह टीका करोड़ों लोगों के बारे में नहीं है। हिंदुस्तान को असली रास्ते पर लाने के लिए हमें ही असली रास्ते पर आना होगा। बाकी करोड़ों लोग तो असली रास्ते पर ही हैं। उसमें सुधार, बिगाड़, उन्नति, अवन्नति समय के अनुसार होते ही रहेंगे। पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की ही हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शीर्षक 19, मशीनें। पाठक, आप पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की बात कहते हैं, तब तो आप यह भी कहेंगे कि हमें कोई भी मशीन नहीं चाहिए। संपादक, मुझे जो चोट लगी है उसे यह सवाल करके आपने ताजा कर दिया है। मिस्टर रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास जब मैंने पढ़ी तब भी मेरी ऐसी हालत हो गई थी। उसका फिर से विचार करता हूं तो मेरा दिल भर आता है। मशीन की झपट लगने से ही हिंदुस्तान पागल हो गया है। मैनचेस्टर ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तो कोई हद ही नहीं है। हिंदुस्तान से कारीगरी जो करीब करीब खत्म हो गई वह मैनचेस्टर का ही काम है। लेकिन मैं भूलता हूं, मैनचेस्टर को दोष कैसे दिया जा सकता है? हमने उसके कपड़े पहने तभी तो उसने कपड़े बनाए। बंगाल की बहादुरी का वर्णन जब मैंने पढ़ा तब मुझे हर्ष हुआ। बंगाल में कपड़े की मिलें नहीं हैं, इसलिए लोगों ने अपना असली धंधा फिर से हाथ ले लिया। बंगाल मुंबई की मिलों को बढ़ावा देता है, वह ठीक ही है। लेकिन अगर बंगाल ने तमाम मशीनों से परहेज किया होता, उनका बायकाट बहिष्कार किया होता तो और भी अच्छा होता। मशीनें यूरोप को उजाड़ने लगी हैं और वहां की हवा अब हिंदुस्तान में चल रही है। यंत्र आज की सभ्यता की मुख्य निशानी है और वह महापाप है, ऐसा मैं तो साफ देख सकता हूं। बंबई की मिलों में जो मजदूर काम करते हैं वे गुलाम बन गए हैं। जो औरतें उनमें काम करती हैं उनकी हालत देखकर कोई भी कांप उठेगा। जब मिलों की वर्षा नहीं हुई थी तब वे औरतें भूखों नहीं मरती थी। मशीन की यह हवा अगर ज्यादा चली तो हिंदुस्तान की बुरी दशा होगी। मेरी बात आपको कुछ मुश्किल मालूम होती होगी, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में मिलें कायम करें। उसके बजाय हमारा भला इसी में है कि हम मैनचेस्टर को और भी रुपए भेजकर उसका सड़ा हुआ कपड़ा काम में लें, क्योंकि उसका कपड़ा काम में लेने से सिर्फ हमारे पैसे ही जाएंगे। हिंदुस्तान में अगर हम मैनचेस्टर कायम करेंगे तो पैसा हिंदुस्तान में ही रहेगा, लेकिन वह पैसा हमारा खून चूसेगा, क्योंकि वह हमारी नीति को बिल्कुल खत्म कर देगा। जो लोग मिलों में काम करते हैं उनकी नीति कैसी है यह उन्हीं से पूछा जाए। उनमें से जिन्होंने रुपए जमा किए हैं उनकी नीति दूसरे रुपए वालों से अच्छी नहीं हो सकती। अमेरिका के रॉकफेलरों से हिंदुस्तान के रॉकफेलर कुछ कम हैं, ऐसा मानना निरा अज्ञान है।
गरीब हिंदुस्तान तो गुलामी से छूट सकेगा, लेकिन अनीति से पैसे वाला बना हुआ हिंदुस्तान गुलामी से कभी नहीं छूटेगा। मुझे तो लगता है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजी राज्य को यहाँ टिकाए रखने वाले ये धनवान लोग ही हैं। ऐसी स्थिति में ही उनका स्वार्थ सधेगा। पैसा आदमी को दीन बना देता है। ऐसी दूसरी चीज दुनिया में विषय भोग है। ये दोनों विषय विषमय हैं। उनका डंक सांप के डंक से ज्यादा जहरीला है। जब सांप काटता है तो हमारा शरीर लेकर हमें छोड़ देता है। जब पैसा या विषय काटता है तो वह शरीर, ज्ञान, मन सब कुछ ले लेता है, तो भी हमारा छुटकारा नहीं होता। इसलिए हमारे देश में मिलें कायम हों, इसमें खुश होने जैसा कुछ नहीं है। पाठक, तब क्या मिलों को बंद कर दिया जाए? संपादक, यह बात मुश्किल है। जो चीज स्थायी या मजबूत हो गई है उसे निकालना मुश्किल है। इसलिए काम शुरू न करना पहली बुद्धिमानी है। मिल मालिकों की ओर हम नफरत की निगाह से नहीं देख सकते। हमें उन पर दया करनी चाहिए। वे यकायक मिले छोड़ दें, यह तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम उनसे ऐसी विनती कर सकते हैं कि वे अपने इस साहस को बढ़ाएं नहीं। अगर वे देश का भला करना चाहें तो खुद अपना काम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। वे खुद पुराने प्रौढ़ पवित्र चरखे देश के हजारों घरों में दाखिल कर सकते हैं और लोगों का बुना हुआ कपड़ा लेकर उसे बेच सकते हैं। अगर वे ऐसा न करें तो भी लोग खुद मशीनों का कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। पाठक, यह तो कपड़े के बारे में हुआ, लेकिन यंत्र की बनी हुई तो अनेक चीजें हैं। वे चीजें या तो हमें प्रदेश से लेनी होंगी या ऐसे यंत्र हमारे देश में दाखिल करने होंगे। संपादक, सचमुच हमारे देव भी जर्मनी के यंत्रों में बनकर आते हैं, तो फिर दियासलाई या आलपिन से लेकर कांच के झाड़ फानूस की तो बात ही क्या। मेरा अपना जवाब तो एक ही है, जब ये सब चीजें यंत्र से नहीं बनती थी तब हिंदुस्तान क्या करता था, वैसा ही वह आज भी कर सकता है। जब तक हम हाथ से आलपिन नहीं बनाएंगे तब तक उसके बिना हम अपना काम चला लेंगे। झाड़ फानूस को आग लगा देंगे, मिट्टी के दिए में तेल डालकर, और हमारे खेत में पैदा हुई रुई की बत्ती बनाकर दिया जलाएंगे। ऐसा करने से हमारी आंखें खराब होने से बचेंगी, पैसे बचेंगे और हम स्वदेशी रहेंगे, बनेंगे और स्वराज्य की धुनी जगाएंगे। यह सारा काम सब लोग एक ही समय में करेंगे या एक ही समय में कुछ लोग यंत्र की सब चीजें छोड़ देंगे, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर यह विचार सही होगा तो हम हमेशा शोध खोज करते रहेंगे और हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ते जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। पहले तो यह विचार जड़ पकड़े, यह जरूरी है, बाद में उसके मुताबिक काम होगा। पहले एक ही आदमी करेगा, फिर 10, फिर 100, यूं नारियल की कहानी की तरह लोग बढ़ते ही जाएंगे। बड़े लोग जो काम करते हैं उसे छोटे भी करते हैं और करेंगे। समझे तो बात छोटी और सरल है। आपको और मुझे दूसरों के करने की राह नहीं देखना है। हम तो जो ही समझ लें त्यों ही शुरू कर दें। जो नहीं करेगा वह खोएगा। समझते हुए भी जो नहीं करेगा वह निरा दंभी कहलाएगा। पाठक, ट्राम गाड़ी और बिजली की बत्ती का क्या होगा? संपादक, यह सवाल आपने बहुत देर से किया। इस सवाल में अब कोई जान नहीं रही। रेल ने अगर हमारा नाश किया है तो क्या ट्राम नहीं करती? यंत्र को सांप का सा ऐसा बिल है जिसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों सांप रहते हैं, एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है। जहां यंत्र होंगे वहां बड़े शहर होंगे, जहां बड़े बड़े शहर होंगे वहां ट्राम गाड़ी और रेलगाड़ी होगी, वहां बिजली की बत्ती की जरूरत रहती है। आप जानते होंगे कि विलायत में भी देहातों में बिजली की बत्ती या ट्राम नहीं है। प्रामाणिक वैद्य और डॉक्टर आपको बताएंगे कि जहां रेलगाड़ी, ट्राम गाड़ी वगैरह साधन बढ़े हैं वहां लोगों की तंदुरुस्ती गिरी हुई होती है। मुझे याद है कि यूरोप के एक शहर में जब पैसे की तंगी हो गई थी तब ट्रामों, वकीलों, डॉक्टरों की आमदनी घट गई थी, लेकिन लोग तंदुरुस्त हो गए थे। यंत्र का गुण तो मुझे एक भी याद नहीं आता, जबकि उसके अवगुणों से मैं
पूरी किताब लिख सकता हूं। पाठक, यह सारा लिखा हुआ यंत्र की मदद से छापा जाएगा और उसकी मदद से बांटा जाएगा। यह यंत्र का गुण है या अवगुण? संपादक, यह जहर की दवा जहर है की मिसाल है। इसमें यंत्र का कोई गुण नहीं है। यंत्र मरते मरते रहे कह जाता है कि मुझसे बचिए, होशियार रहिए, मुझसे आपको कोई फायदा नहीं होने का। अगर ऐसा कहा जाए कि यंत्र ने इतनी ठीक कोशिश की तो यह भी उन्हीं के लिए लागू होता है जो यंत्र के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन मूल बात न भूलिएगा, मन में यह तय कर लेना चाहिए कि यंत्र खराब चीज है। बाद में हम उसका धीरे धीरे नाश करेंगे। अगर ऐसा कोई सरल रास्ता कुदरत ने ही बनाया नहीं है कि जिस चीज की हमें इच्छा हो वह तुरंत मिल जाए, यंत्र के ऊपर हमारी मीठी नजर के बजाय जहरीली नजर पड़ेगी तो आखिर वह जाएगा ही। शीर्षक 20, छुटकारा। पाठक, आपके विचारों से ऐसा लगता है कि आप एक तीसरा ही पक्ष कायम करना चाहते हैं। आप एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं हैं और मॉडरेट भी नहीं हैं। संपादक, यहां आपकी भूल होती है। मेरे मन में तीसरे पक्ष का कोई ख्याल नहीं है। सबके विचार एक से नहीं रहते। मॉडरेटों में भी सब एक ही विचार के हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिसे सेवा ही करनी है उसके लिए पक्ष कैसा? मैं तो मॉडरेटों की सेवा करूंगा और एक्सट्रीमिस्टों की भी करूंगा। जहां उनके विचारों से मेरी राय अलग पड़ेगी वहां मैं उन्हें नम्रता से बताऊंगा और अपना काम करता चलूंगा। पाठक, अगर आप दोनों से कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? संपादक, एक्सट्रीमिस्टों से मैं कहूंगा कि आपका हेतु हिंदुस्तान के लिए स्वराज्य हासिल करने का है। स्वराज्य आपकी कोशिशों से मिलने वाला नहीं है। स्वराज्य तो सबको अपने लिए पाना चाहिए और सबको उसे अपना बनाना चाहिए। दूसरे लोग जो स्वराज्य दिला दें वह स्वराज्य नहीं है बल्कि परराज्य है। इसलिए सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकाला कि आपने स्वराज्य पा लिया, ऐसा अगर आप मानते हो तो वह ठीक नहीं है। सच्चा स्वराज्य तो मैंने पहले बताया वही होना चाहिए जिसे आप गोला बारूद से कभी नहीं पाएंगे। गोला बारूद हिंदुस्तान को सधेगा नहीं, इसलिए सत्याग्रह पर ही भरोसा रखिए। मन में ऐसा शक भी पैदा न होने दीजिए कि स्वराज्य पाने के लिए हमें गोला बारूद की जरूरत है। मॉडरेटों से मैं कहूंगा कि हम खाली आजीजी करना चाहें, यह तो हमारी हीनता होगी। इसमें हम अपना हल्कापन कबूल करते हैं। अंग्रेजों से संबंध रखना हमारे लिए जरूरी है, ऐसा कहना मेरे लिए ईश्वर के चोर बनने जैसा हो जाता है। हमें ईश्वर के सिवाय और किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और साधारण विचार करने से भी हमें लगेगा कि अंग्रेजों के बिना आज तो हमारा काम चलेगा ही नहीं, ऐसा कहना अंग्रेजों को अभिमानी बनाने जैसा होगा। अंग्रेज बोरिया बिस्तर बांधकर अगर चले जाएंगे तो हिंदुस्तान अनाथ हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर वे गए तो संभव है कि जो लोग उनके दबाव से चुप रहे होंगे वे लड़ेंगे। फोड़े को दबाकर रखने से कोई फायदा नहीं, उसे तो फूटना ही चाहिए। इसलिए अगर हमारे भाग में आपस में लड़ना ही लिखा होगा तो हम लड़ मरेंगे। उसमें कमजोर को बचाने के बहाने किसी दूसरे को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसी से तो हमारा सत्यानाश हुआ है। इस तरह कमजोर को बचाना उसे और भी कमजोर बनाने जैसा है। मॉडरेटों को इस बात पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इसके बिना स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता। मैं उन्हें एक अंग्रेज पादरी के शब्दों की याद दिलाऊंगा। स्वराज्य में अंधाधुंधी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन परराज्य की व्यवस्था हमारी कंगाली को बताती है। सिर्फ उस पादरी के स्वराज्य का और हिंदुस्तान के स्वराज्य का अर्थ अलग है। हम किसी का भी जुल्म या दबाव नहीं चाहते, चाहे वह गोरा हो या हिंदुस्तानी हो। हम सबको तैरना सीखना और सिखाना है। अगर ऐसा हो तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों मिलेंगे, मिल सकेंगे। दोनों को मिलना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का डर रखने की या अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। पाठक, इतना तो आप दोनों पक्षों से कहेंगे, परंतु अंग्रेजों से क्या कहेंगे? संपादक, उनसे मैं विनती से कहूंगा कि आप हमारे राजा जरूर हैं। आप अपनी तलवार से हमारे राजा हैं या हमारी इच्छा से, इस सवाल की चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं। आप हमारे देश में रहें
इसका भी मुझे द्वेष नहीं है, लेकिन राजा होते हुए भी आपको हमारे नौकर बनकर रहना होगा। आपका कहा हमें नहीं, बल्कि हमारा कहा आपको करना होगा। आज तक आप इस देश से जो धन ले गए वह भले आपने हजम कर लिया, लेकिन अब आगे आपका ऐसा करना हमें पसंद नहीं होगा। आप हिंदुस्तान में सिपाहीगिरी करना चाहें तो रह सकते हैं, हमारे साथ व्यापार करने का लालच आपको छोड़ना होगा। जिस सभ्यता की आप हिमायत करते हैं उसे हम नुकसानदेह मानते हैं। अपनी सभ्यता को हम आपकी सभ्यता से कहीं ज्यादा ऊंची समझते हैं। आपको भी ऐसा लगे तो उसमें आपका लाभ ही है, लेकिन ऐसा न लगे तो भी आपको आपकी कहावत के मुताबिक हमारे देश में हिंदुस्तानी होकर रहना होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धर्म को बाधा पहुंचे। राजकर्ता होने के नाते आपका फर्ज है कि हिंदुस्तान की भावनाओं का, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करने के लिए आप गाय का मांस खाना छोड़ दें और मुसलमानों के खातिर बुरा जानवर सूअर का मांस खाना छोड़ दें। हम दब गए थे इसलिए बोल नहीं सके, लेकिन आप ऐसा न समझें कि आपके इस बर्ताव से हमारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंची है। हम स्वार्थ या दूसरे भय से आज तक कह नहीं सके, लेकिन अब यह कहना हमारा फर्ज हो जाता है। हम मानते हैं कि आपकी कायम की हुई शालाएं और अदालतें हमारे किसी काम की नहीं हैं। उनके बजाय हमारी पुरानी असली शालाएं और अदालतें ही हमें चाहिए। हिंदुस्तान की आम भाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी है, वह आपको सीखनी होगी और हम तो आपके साथ अपनी भाषा में ही व्यवहार करेंगे। आप रेलवे और फौज के लिए बेशुमार रुपए खर्च करते हैं, यह हमसे देखा नहीं जाता। हमें उसकी जरूरत नहीं मालूम होती। रूस का डर आपको होगा, हमें नहीं है। रूसी आएंगे तब हम उनसे निपट लेंगे, आप होंगे तो हम दोनों मिलकर उनसे निपट लेंगे। हमें विलायती या यूरोपीय कपड़ा नहीं चाहिए। इस देश में पैदा होने वाली चीजों से हम अपना काम चला लेंगे। आपकी एक आंख मैनचेस्टर पर और दूसरी हम पर रहे, यह अब नहीं पुसाएगा। आपका और हमारा स्वार्थ एक ही है। इस तरह आप बरतेंगे तभी हमारा साथ बना रह सकता है। आपसे यह सब हम बेअदबी से नहीं कह रहे हैं। आपके पास हथियार बल है, भारी जहाजी सेना है। आपके खिलाफ वैसी ही ताकत से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन आपको अगर ऊपर कही गई बात मंजूर न हो तो आपसे हमारी नहीं बनेगी। आपकी मर्जी में आए तो और मुमकिन हो तो आप हमें तलवार से काट सकते हैं, मर्जी में आए तो हमें तोप से उड़ा सकते हैं। हमें जो पसंद नहीं है वह अगर आप करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे और बगैर हमारी मदद के आप एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। संभव है कि अपनी सत्ता के मद में हमारी इस बात को आप हंसी में उड़ा दें। आपका हंसना बेकार है। ऐसा आज शायद हम नहीं दिखा सके, लेकिन अगर हम में कुछ दम होगा तो आप देखेंगे कि आपका मद बेकार है और आपका हंसना विपरीत बुद्धि की निशानी है। हम मानते हैं कि आप स्वभाव से धार्मिक राष्ट्र की प्रजा हैं। हम तो धर्म स्थान में ही बसे हुए हैं। आपका और हमारा कैसे साथ हुआ इसमें उतरना फिजूल है, लेकिन अपने इस संबंध का हम दोनों अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान में आने वाले जो अंग्रेज हैं वे अंग्रेज प्रजा के सच्चे नमूने नहीं हैं, और हम जो आधे अंग्रेज जैसे बन गए हैं वे भी सच्ची हिंदुस्तानी प्रजा के नमूने नहीं कहे जा सकते। अंग्रेज प्रजा को अगर आपकी करतूतों के बारे में सब मालूम हो जाए तो वह आपके कामों के खिलाफ हो जाए। हिंद की प्रजा ने तो आपके साथ संबंध थोड़ा ही रखा है। आप अपनी सभ्यता को जो दरअसल बिगाड़ करने वाली है छोड़कर अपने धर्म की छानबीन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी मांग ठीक है। इस तरह आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। अगर उस ढंग से आप यहाँ रहेंगे तो आपसे हमें जो थोड़ा सीखना है वह हम सीखेंगे, और हमसे आपको जो बहुत सीखना है वह आप सीखेंगे। इस तरह हम लाभ उठाएंगे और सारी दुनिया को लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन यह तो तभी हो सकता है जब हमारे संबंध की जड़ धर्म क्षेत्र में जमे। पाठक, राष्ट्र से आप क्या कहेंगे? संपादक, राष्ट्र कौन? पाठक, अभी तो आप
जिस अर्थ में यह शब्द काम में लेते हैं उसी अर्थ वाला राष्ट्र, यानी जो लोग यूरोप की सभ्यता में रंगे हुए हैं, जो स्वराज्य की आवाज उठा रहे हैं। संपादक, इस राष्ट्र से मैं कहूंगा कि जिस हिंदुस्तान को स्वराज्य की सच्ची खुमारी यानी मस्ती चढ़ी होगी, वही अंग्रेजों से ऊपर की बात कह सकेगा और उनके रोब से नहीं दबेगा। सच्ची मस्ती तो उसी को चढ़ सकती है जो ज्ञानपूर्वक समझ बूझ कर यह मानता हो कि हिंद की सभ्यता सबसे अच्छी है और यूरोप की सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। वैसे सभ्यताएं तो आज तक कई हो गई और मिट्टी में मिल गई, आगे भी कई होंगी और मिट्टी में मिल जाएंगी। सच्ची खुमारी उसी को हो सकती है जो आत्मबल अनुभव करके शरीर बल से नहीं दबेगा और निडर रहेगा, तब सपने में भी तोप बल का उपयोग करने की बात नहीं सोचेगा। सच्ची खुमारी उसी हिंदुस्तान को रहेगी जो आज की लाचार हालत से बहुत ऊब गया होगा और जिसने पहले से ही जहर का प्याला पी लिया होगा। ऐसा हिंदुस्तानी अगर एक ही होगा तो भी वह ऊपर की बात अंग्रेजों से कहेगा और अंग्रेजों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। ऊपर की मांग मांग नहीं है, वह हिंदुस्तानियों के लिए मन की दशा को बताती है। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, वह तो हमें खुद लेना होगा। उसे लेने की हम में ताकत होनी चाहिए। यह ताकत उसी में होगी, नंबर 1, जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग लाचारी से ही करेगा। नंबर 2, जो वकील होगा तो अपनी वकालत छोड़ देगा और खुद घर में चरखा चलाकर कपड़े बुन लेगा। नंबर 3, जो वकील होने के कारण अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ अंग्रेजों को समझाने और लोगों की आंखें खोलने में करेगा। नंबर 4, जो वकील होकर वादी प्रतिवादी, मुदई और मुदालेह के झगड़ों में नहीं पड़ेगा, अदालतों को छोड़ देगा और अपने अनुभव से दूसरों को अदालतें छोड़ने के लिए समझाएगा। नंबर 5, जो वकील होते हुए भी जैसे वकालत छोड़ेगा वैसे न्यायाधीशपन भी छोड़ेगा। नंबर 6, जो डॉक्टर होते हुए भी अपना पेशा छोड़ेगा और समझेगा कि लोगों की चमड़ी चोथने के बजाय बेहतर है कि उनकी आत्मा को छुआ जाए और उसके बारे में शोध खोज करके उन्हें तंदुरुस्त बनाया जाए। नंबर 7, जो डॉक्टर होने से समझेगा कि खुद चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन अंग्रेजी वेदकशालाओं, फार्मेसियों में जीवों पर जो निर्दयता की जाती है, वैसे निर्दयता से बनी हुई दवाओं से शरीर को चंगा करने के बजाय बेहतर है कि शरीर रोगी रहे। नंबर 8, जो डॉक्टर होने पर भी खुद चरखा चलाएगा और जो लोग बीमार होंगे उन्हें उनकी बीमारी का सही कारण बता के उसे दूर करने के लिए कहेगा। निकम्मी दवाएं देकर उन्हें गलत लाड़ नहीं लड़ाएगा। वह तो यही समझेगा कि निकम्मी दवाएं न लेने से बीमारी की देह अगर गिर भी जाए तो उससे दुनिया अनाथ नहीं हो जाएगी और यही मानेगा कि उसने बीमार पर सच्ची दया की है। नंबर 9, जो धनी होने पर भी धन की परवाह किए बिना अपने मन में होगा वही कहेगा और बड़े से बड़े सत्ताधीश की भी परवाह न करेगा। नंबर 10, जो धनी होने से अपना रुपया चरखे चालू करने में खर्चेगा और खुद सिर्फ स्वदेशी माल का इस्तेमाल करके दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देगा। नंबर 11, दूसरे हर हिंदुस्तानी की तरह जो यह समझेगा कि यह समय पश्चाताप का, प्रायश्चित का और शोक का है। नंबर 12, जो दूसरे पर हिंदुस्तानी की तरह यह समझेगा कि अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार है। हमारे कसूर की वजह से वे हिंदुस्तान में आए, हमारे कसूर के कारण ही वे यहाँ रहते हैं और हमारा कसूर दूर होगा तभी वे यहाँ से चले जाएंगे या बदल जाएंगे। नंबर 13, दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह जो यह समझेगा कि मातम के वक्त मौज शौक नहीं हो सकते, जब तक हमें चैन नहीं है तब तक हमारा जेल में रहना या देश निकाला भोगना ही ठीक है। नंबर 14, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि लोगों को समझाने के बहाने जेल में न जाने की खबरदारी रखना निरा मोह है। नंबर 15, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि कहने से करने का असर अद्भुत होता है। हम निडर होकर जो मन में है वही कहेंगे और इस तरह कहने का जो नतीजा आए उसे सहेंगे, तभी हम अपने कहने का असर दूसरे पर डाल सकेंगे। नंबर 16,
जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि हम दुख सहन करके ही बंधन यानी गुलामी से छूट सकेंगे। नंबर 17, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि अंग्रेजों की सभ्यता को बढ़ावा देकर हमने जो पाप किया है उसे धो डालने के लिए अगर हमें मरने तक भी अंडमान में रहना पड़े तो वह कुछ ज्यादा नहीं होगा। नंबर 18, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि कोई भी राष्ट्र दुख सहन किए बिना ऊपर चढ़ा नहीं है। लड़ाई के मैदान में भी दुख ही कसौटी होता है, न कि दूसरों को मारना। सत्याग्रह के बारे में भी ऐसा ही है। नंबर 19, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि यह कहना कुछ न करने के लिए एक बहाना भर है कि जब सब लोग करेंगे तब हम भी करेंगे, हमें ठीक लगता है इसलिए हम करें, जब दूसरों को ठीक लगेगा तब वे करेंगे, यही कहने का सच्चा रास्ता है। अगर मैं स्वादिष्ट भोजन देखता हूं तो उसे खाने के लिए दूसरों की राह नहीं देखता। ऊपर कहे मुताबिक प्रयत्न करना, दुख सहना, यह स्वादिष्ट भोजन है। ऊबकर लाचारी से करना या दुख सहना निरी बेगार है। पाठक, सब ऐसा कब करेंगे और कब उसका अंत आएगा? संपादक, आप फिर भूलते हैं। सबकी न तो मुझे परवाह है न आपको होनी चाहिए। आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगा। यह स्वार्थ वचन माना जाएगा, लेकिन यह परमार्थ वचन भी है। मैं अपना उजालूंगा, अपना भला करूंगा, तभी दूसरों का भला कर सकूंगा। अपना कर्तव्य मैं कर लूं, इसी में काम की सारी सिद्धियां समाई हुई हैं। आपको विदा करने से पहले फिर एक बार मैं यह दोहराने की इजाजत चाहता हूं कि नंबर 1, अपने मन का राज्य स्वराज्य है। नंबर 2, उसकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणा बल है। नंबर 3, उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की जरूरत है। नंबर 4, हम जो करना चाहते हैं वह अंग्रेजों के लिए हमारे मन में द्वेष है, इसलिए या उन्हें सजा देने के लिए नहीं करें, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मतलब यह है कि अंग्रेज अगर नमक महसूल रद्द कर दें, लिया हुआ धन वापस कर दें, सब हिंदुस्तानियों को बड़े बड़े ओहदे दे दें और अंग्रेजी लश्कर हटा लें, तो हम उनकी मिलों का कपड़ा पहनेंगे या अंग्रेजी भाषा काम में लाएंगे या उनकी हुनर कला का उपयोग करेंगे, सो बात नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि वह सब दरअसल नहीं करने जैसा है, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। मैंने जो कुछ कहा है वह अंग्रेजों के लिए द्वेष करने के कारण नहीं। मैंने जो कुछ कहा है वह अंग्रेजों के लिए द्वेष होने के कारण नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता के लिए द्वेष होने के कारण कहा है। मुझे लगता है कि हमने स्वराज्य का नाम तो लिया, लेकिन उसका स्वरूप हम नहीं समझे हैं। मैंने उसे जैसा समझा है वैसा यहाँ बताने की कोशिश की है। मेरा मन गवाही देता है कि ऐसा स्वराज्य पाने के लिए मेरा यह शरीर समर्पित है। धन्यवाद। महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज यहाँ पूर्ण होता है। कहानीमाला एक छोटा सा प्रयास है ऐसे महत्वपूर्ण विचार जो अनेक दशकों तक जनजीवन में व्याप्त रहे हैं और संभवतः आगे भी रहेंगे, वे आप तक पहुँचें। आज आवश्यकता है गांधी को अपनाने की, गांधी के जीवन दर्शन को जानने की। किसी व्यक्ति के विषय में हमारे मतभेद हो सकते हैं, किसी के विचारों से सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के त्याग, उस व्यक्ति की जन स्वीकार्यता को हम झुटला नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहानीमाला सुनते रहिए। आपको अच्छा लगे तो हिंद स्वराज के ये सभी भाग अन्य लोगों के साथ भी साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।